नमस्कार बच्चों। आज हम राजनीति विज्ञान के एक नए टॉपिक क्षेत्रीय आकांक्षाएं इसको पढ़ेंगे। यह टॉपिक भी ब्लूप्रिंट के आधार पर 7 अंक का है। ये थोड़ा सा कठिन टॉपिक है। ये बहुत सरलता से समझ में नहीं आता। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, इसलिए इस टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही इस वीडियो में शामिल किया है और उम्मीद करती हूँ कि इन गिने चुने प्रश्नों में से ही आपको परीक्षा में 1-2 प्रश्न आ जाएंगे। तो बहुत डिटेल में हम इसको नहीं पढ़ेंगे। 7 अंक में से यदि आप से 4 अंक के प्रश्न भी बन जाते हैं इस चैप्टर के तो उतने ही काफ़ी हैं, और यदि सभी बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे पास जितना समय हो उस हिसाब से मैंने काफ़ी शॉर्ट में इस वीडियो को बनाया है और काफ़ी कम चीज़ों को ही इसमें बहुत अच्छे से आपको बता पाई हूँ। तो शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। शुरुआत होती है 1980 के दशक से। 1980 के दशक को स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में देखा जा सकता है। इस दौर में देश के कई हिस्सों में स्वायत्तता की मांग उठी। असम, पंजाब, मिज़ोरम, जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने सर उठाया और सरकार को बड़े जतन के साथ समझौते करने पड़े। इस अध्याय में हम इन्हीं मामलों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको और आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें इस टॉपिक का जो नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, इसका अर्थ पता होना चाहिए कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं होती क्या हैं। तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं एक क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की अपने क्षेत्र के प्रति विशेष लगाव व अपनत्व की भावना है। आप सभी ये महसूस करते होंगे कि आप जिस क्षेत्र में निवास करते हैं आपका उस क्षेत्र विशेष से विशेष लगाव होता है। तो आपके इस विशेष लगाव को ही अपने क्षेत्र से होने वाले इस विशेष लगाव अपनत्व को ही क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्रीय आकांक्षाएं अच्छी हैं, लेकिन जब इनके कारण अलगाववाद की भावना प्रबल होती है, भेदभावपूर्ण व्यवहार किए जाने लगते हैं अन्य लोगों के साथ में, तब ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं देश की एकता के लिए खतरा उत्पन्न हो जाती हैं और समस्या बन जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्षेत्रीय आकांक्षाओं के अंतर्गत ये कुछ राज्य हैं जिनमें स्वायत्तता की मांग 1980 के दशक में देखने को मिली। जैसे कि जम्मू कश्मीर के विषय में तो आप पूर्व से ही जानते हैं कि ये जो समस्या थी ये भारत की स्वतंत्रता के साथ ही उत्पन्न हो गई थी। 1947 में अक्टूबर माह में पाकिस्तान के कावालियों ने घुसपैठ करके कश्मीर पर हमला कर दिया। तो वहाँ के राजा ने भारत सरकार से सैन्य सहायता मांगी और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए, और इस घटना के बाद जो कश्मीर था वो भारत का अंग बन गया था। और भारत ने भी अनुच्छेद 370 के तहत इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया। कश्मीर के धर्मनिरपेक्ष दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री बने, परंतु पाकिस्तान का उग्रवादी व्यवहार तथा कश्मीर के अलगाववादियों के कारण कश्मीर अशांत क्षेत्र बना हुआ है और अभी भी यहाँ कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। दूसरा जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं से संबंधित राज्य है वह है पंजाब। 1920 के दशक में निर्मित अकाली दल ने पंजाब प्रांत से 1966 में हिंदी भाषी तथा पहाड़ी क्षेत्रों को अलग कर हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश राज्य बनवाया। 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में अधिक स्वायत्तता की मांग रखी गई। 1980 के बाद अकाली दल पर उग्रपंथी लोगों का नियंत्रण हो गया। अब पंजाब में जब उग्रपंथियों के द्वारा उग्रवादी कार्रवाइयाँ शुरू की गई तब वहाँ एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा गया। 4 जून 1984 को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में से उग्रवादियों को निकालने के लिए एक सैन्य कार्रवाई की गई। इस सैन्य कार्रवाई को ही ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार से आप क्या समझते हैं, तो आप सिर्फ इतना ही लिखते हैं कि 4 जून 1984 को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उग्रवादियों को निकालने के लिए जो सैन्य कार्रवाई की गई थी उसे ही ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा जाता है। मंदिर में सरकार की इस सैन्य कार्रवाई से सिखों की जो भावना थी वो आहत हुई थी और इसी के परिणाम स्वरूप
31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। असम विभाजन 1972 में मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का निर्माण हुआ। 1979 में बाहरी लोगों के खिलाफ एक संगठन आसू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का निर्माण किया गया। ये कुछ पूर्वोत्तर की मुख्य घटनाएं हैं जिनसे संबंधित कुछ सन हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत संघ में शामिल जो नागालैंड 1960 में हुआ, इसमें नागालैंड में जो मांगें उठाई जा रही थी उनका नेतृत्व करने में अंगमी जापू फिजो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह से मिजोरम में जो आंदोलन चल रहे थे उनमें मुख्य जो नेतृत्वकर्ता थे वो लालडेंगा थे। तो इन नेताओं के नाम भी हमें याद रखने हैं। मिजोरम का संबंध लालडेंगा जी से है और नागालैंड का संबंध अंगमी जापू फिजो से। अगला बिंदु हम पढ़ते हैं गोवा के विषय में। गोवा 1961 में भारतीय संघ शासित क्षेत्र बना। भारत का सर्वप्रथम जनमत जो सर्वेक्षण 1967 में गोवा का महाराष्ट्र राज्य में शामिल विषय पर कराया गया था। अर्थात ये कहा जा रहा था कि गोवा को महाराष्ट्र राज्य में शामिल कर दिया जाए, किंतु गोवा को फिर अलग राज्य का दर्जा दिया गया, क्योंकि गोवा की जो अपनी संस्कृति है वह काफ़ी भिन्न है और उसे अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के हिसाब से एक अलग राज्य बना दिया गया। अगला है द्रविड़ आंदोलन। द्रविड़ आंदोलन ये दक्षिण भारत में चलाया गया आंदोलन था। इसकी अगुवाई तमिल समाज सुधारक E.V. रामास्वामी पेरियार ने की। यह सबसे ताकतवर क्षेत्रीय आंदोलन था। इसने ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध किया तथा हिंदी भाषा का विरोध किया तथा क्षेत्रीय गौरव पर बल दिया। अब हम इस अध्याय के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है 1984 में स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्यवाही का कूट नाम क्या है? सही उत्तर है ऑपरेशन ब्लू स्टार। दूसरा प्रश्न है हरियाणा किस राज्य से विभाजित होकर बना? सही आंसर है पंजाब से। 7 बहनों के नाम से किसे जाना जाता है? तो 7 बहनों के नाम से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जाना जाता है। दक्षिण भारत के किस राजनेता को पेरियार के नाम से जाना जाता है? दक्षिण भारत के E.V. रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से जाना जाता है। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? तो मिजोरम में एक पार्टी स्थापित की गई थी, इसके जो संस्थापक थे वह लालडेंगा थे। अगला प्रश्न उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, यह लोकप्रिय नारा किस आंदोलन में दिया गया था? ये जो नारा था ये द्रविड़ आंदोलन के में दिया गया था। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना? सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। पंजाब समझौता कब हुआ? पंजाब समझौता 1985 में हुआ। पंजाब समझौता किसके मध्य हुआ? तो पंजाब समझौता राजीव गांधी और लोंगोवाल के मध्य हुआ था। 10वां प्रश्न 370 अनुच्छेद के तहत किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर राज्य को। अगला प्रश्न DMK किस राज्य की पार्टी है? सही उत्तर है तमिलनाडु के। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? अभी प्रश्न पूछा गया था सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना। अब जो प्रश्न है कि सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना, तो सही आंसर है 1975 में। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 कब समाप्त कर दिया गया? तो आप इसमें सिर्फ डेट और सन ही लिख दें तब भी आंसर सही होगा। सही उत्तर है इसका 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन थोड़ा सा मैंने किस अधिनियम के तहत ये अनुच्छेद समाप्त किया गया था उसको भी लिखा है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे कौन से राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है?
तो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं जिन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। इन्हें याद करने के लिए मैंने इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले आ अक्षर से शुरू होने वाले राज्य असम और अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम और फिर त्रिपुरा और नागालैंड। इस तरीके से ये 7 राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स या 7 बहनें कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्रविड़ आंदोलन से किस राजनीतिक संगठन का सूत्रपात हुआ? तो द्रविड़ आंदोलन से एक संगठन का सूत्रपात हुआ जिसे द्रविड़ कशगम के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या हैं? क्षेत्रीय आकांक्षाएं एक क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की अपने क्षेत्र के प्रति विशेष लगाव व अपनत्व की भावना को क्षेत्रीय आकांक्षाएं कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आसू से क्या आशय है? आसू एक छात्र संगठन है। इसका पूरा नाम है ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो थोड़े से बड़े हैं, 3 नंबर और 4 नंबर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, उनको इस वीडियो में शामिल किया गया है। जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान क्या हैं? आनंदपुर प्रस्ताव के जो पहला प्रावधान था वह था कि क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात इस प्रस्ताव में उठाई गई थी। दूसरा इस प्रस्ताव में केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की मांग की गई थी। पहला प्रस्ताव का बिंदु है क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठाई गई। दूसरा बिंदु है कि केंद्र और राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की बात रखी गई थी। किसी प्रस्ताव में सिख कौम की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों के बोलबाले का ऐलान किया गया था। इस प्रस्ताव में यह प्रस्ताव संघवाद को मजबूत करने की अपील करता था। तो ये आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की मुख्य बातें हैं। अगला प्रश्न जो बहुत इम्पोर्टेंट है, पंजाब समझौते के प्रमुख प्रावधान क्या थे? पंजाब समझौता है ये 1985 में हुआ था। राजीव गांधी और लोंगोवाल के मध्य हुआ था। इस समझौते के मुख्य प्रावधान थे कि चंडीगढ़, क्योंकि आपको पता होगा कि हरियाणा और पंजाब दोनों के मध्य जो साझा राजधानी है वह चंडीगढ़ है। तो इस समझौते के तहत ये तय किया गया कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा। तीसरा जो इस समझौते का प्रावधान था कि पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच रावी और ब्यास के पानी के बंटवारे के बारे में फैसला करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बैठाया जाएगा। अगला जो इस समझौते का प्रावधान था वो था पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम को वापस लिया जाएगा। इसके ऊपर सहमति जाहिर की गई थी। तो ये इस समझौते के मुख्य प्रावधान थे। पहला, चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। दूसरा, पंजाब और हरियाणा के बीच जो सीमा विवाद है उसको सुलझाने के लिए आयोग गठित किया जाएगा। तीसरा, पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच जो रावी ब्यास के पानी के बंटवारे को लेकर जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल बैठाया जाएगा। और लास्ट है कि पंजाब में विशेष सुरक्षा बल अधिनियम को वापस ले लिया जाएगा। अगला प्रश्न ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पूर्वोत्तर राज्यों की राजनीति पर कौन से 3 मुद्दे हावी हैं, या पूर्वोत्तर के राज्यों की मुख्य समस्याएं कौन सी हैं? तो पूर्वोत्तर राज्यों की मुख्य समस्याएं हैं स्वायत्तता की मांग। ये राज्य अपने आप को पूरे भारत से कुछ अलग समझते हैं। इनका मानना है कि जो देश की सरकार है वह पूर्वोत्तर राज्यों की ओर ध्यान नहीं देती है, इनका आर्थिक विकास पिछड़ा हुआ है। तो ये राज्य मांग करते हैं कि इन्हें स्वायत्तता प्रदान कर दी जाए ताकि ये अपने क्षेत्र का विकास स्वयं करने में सक्षम हो सके। दूसरी जो मांग उठती है या दूसरी जो समस्या है इस क्षेत्र की वह है अलगाव के आंदोलन। यहाँ पूर्वोत्तर के राज्यों में समय समय पर अलगाववादी आंदोलन होते रहते हैं जिनसे वहाँ हिंसा भड़कती है तथा राजनीतिक व्यवस्था ठीक तरीके से संचालित नहीं हो पाती। तीसरी जो इस क्षेत्र का मुख्य मुद्दा है या समस्या है वह है
बाहरी लोगों का विरोध। पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं ये अपने आप में एक अलग संस्कृति और भिन्नता लिए हुए हैं, किंतु यहाँ बाहरी लोगों के प्रवेश से वह अपनी संस्कृति के लिए खतरा महसूस करते हैं और वो चाहते हैं कि इन बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि बाहरी लोगों के प्रवेश से उनके कई संसाधनों सुविधाओं में भी कमी आती है, उनके संसाधनों का बंटवारा हो जाता है, नौकरियों पर बाहरी लोगों का भी हक हो जाता है। अतः बाहरी लोगों का विरोध इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगला, क्षेत्रीय आकांक्षाओं के मुख्य कारण कौन से हैं। ये जो इस चैप्टर के अंतर्गत हमने जो पढ़ा कि पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, पूर्वोत्तर राज्यों में समय समय पर क्षेत्रीय आकांक्षाएँ उनकी मांग उठती रहती है या क्षेत्रीय आकांक्षाएँ उत्पन्न होती रहती हैं, तो इनके पीछे कारण क्या है। तो पहला कारण है धार्मिक भिन्नता। कई बार क्या होता है, धार्मिक भिन्नता के कारण भी लोग अपने आप को एक क्षेत्र विशेष का समझने लगते हैं और उनमें क्षेत्रीय भावनाएँ उत्पन्न होती हैं। दूसरा है सांस्कृतिक भिन्नता। भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग जब एक क्षेत्र विशेष में निवास करते हैं तो समान संस्कृति के लोगों में अपने क्षेत्र के प्रति विशेष लगाव हो जाता है, जिससे क्षेत्रीय आकांक्षाएँ उत्पन्न होती हैं। अगला है राजनीतिक भिन्नता। भिन्न भिन्न राजनीतिक स्वरूप के कारण भी क्षेत्रीय आकांक्षाएँ उत्पन्न होती हैं। तो ये 3 मुख्य कारण हैं क्षेत्रीय आकांक्षाओं के। इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। इसमें के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे मैंने उन सबको इस वीडियो में शामिल किया है। ये जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव है ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। पंजाब समझौते के मुख्य प्रावधान, इसको बहुत अच्छे से याद करें। और पूर्वोत्तर राज्यों की राजनीति पर कौन से 3 मुद्दे हावी हैं। ये 3 जो बड़े प्रश्न हैं इनको 3 या 4 नंबर के अंतर्गत पूछा जा सकता है। और बाकी जो कुछ भी मैंने इस चैप्टर में महत्वपूर्ण समझा उन सबको इस स्लाइड में शामिल किया है। उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा और आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं योगदान देगा। तो आज का यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे हम अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।